Hello everyone. Today we are going to continue our new topic of management, that is Industrial Dispute Acts. So in the last lecture we have covered chapter 5, that is legislative acts, of some topics of chapter 5, that is legislative act. तो उसमें हम लोग ने इंडस्ट्रियल एक्ट क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या क्या है, क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्रियल एक्ट होना, फिर इंडियन फैक्ट्री एक्ट, उसके एम्स क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होते हैं, उसका मेन प्रोविज़न क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स. एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1947. ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब. ओके, सो एम टू सेटल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. तो मेन एम क्या है इनका, एक लक्ष्य क्या है कि ये जो डिस्प्यूट होता है, जो लड़ाई झगड़े होती है इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स और इनके बीच, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उसको सेटल डाउन करना, ये उसका एम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का. टू मेक इंडस्ट्रियल पीस थ्रू वॉलंटियर नेगोशिएशन एंड कंपल्सरी एडजुडिकेशन. ओके, सो जो इंडस्ट्रियल है उसको, उसमें शांति बनाए रखना और जो भी उसमें डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना. तो ये मेन एम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का. प्रोविजंस. The act make provisions for settlements of industrial disputes between employees and workers, that is employees, that is workers, and employer, that is owner. तो जो प्रोविजन, कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में दो लोगों के बीच, जैसे कि वर्कर्स और जो सुपरवाइज़र होते हैं या मैनेजर होता है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है कुछ बातों, काम को लेकर या कुछ अलग चीज़ों को लेकर. तो उस चीज़ को, वो चीज़ सेटल डाउन हो जाए, उनका जो डिस्प्यूट है वो सेटल डाउन हो जाए, मैटर सॉल्व हो जाए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड किया गया है. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. तो कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिए गए हैं. आई विल रीड आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. अवार्ड एन इंटरिम और अ फाइनल डिसीजन ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. तो जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसका जो फाइनल डिसीजन है उसे हम कहेंगे अवार्ड. एवरेज पे. सो द एवरेज ऑफ वेजेस पेएबल टू वर्कमैन, जो काम कर रहे हैं उसकी मर्ज उसकी जो बोल सकते हैं उसकी जो मजदूरी है, वेजेस, तो वो वेजेस एवरेज कितना रहना चाहिए, एवरेज पे. एग्जांपल, तो वो जो एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ मंथली पेड वर्कर 3 months, वीकली पेड वर्कर 4 weeks एंड डेली पेड वर्कर 12 full वर्क डेज. इस हिसाब से एवरेज वर्क पे किया जाता है, एवरेज पेमेंट किया जाता है. इंडस्ट्री, एनी बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. सो कोई भी एक इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, कोई भी एक बिज़नेस जो मैन्युफैक्चरिंग का हो, सर्विस का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, और कोई भी चीज़ का जो बिज़नेस हम करते हैं उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एंड वर्कर्स विच आर कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ लेबर और एनी पर्सन. तो उन दोनों के बीच हो सकता है कि मतलब किन दोनों के बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर से झगड़ा कर ले, या फिर एम्प्लॉयर अपने वर्कर से झगड़ा कर ले, या फिर वर्कर में झगड़ा हो जाए. तो जो भी ये डिस्प्यूट होता है उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं. हो सकता है काम को लेके, काम से रिलेटेड हो, हमारा जो वर्क है उससे रिलेटेड हो, या उससे कोई अलग चीज़ हो. ले ऑफ, फेलियर, इनएबिलिटी और रिफ्यूज़ल ऑफ एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय वर्कर्स. ठीक है, मतलब ले ऑफ मतलब क्या होता है कि रिफ्यूज़, जो एम्प्लॉय है वो अगर किसी वर्कर के साथ उसका डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसके साथ काम करने को रिफ्यूज़ करता है, और इसे हम कहते हैं ले ऑफ. दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीज़न ऑफ ले ऑफ मे बी ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल,
फंड्स, स्टॉक्स एंड एनी अदर रीज़न। तो कुछ भी हो सकता है इसके रीज़न, जैसे मशीनरी ब्रेकडाउन, जैसे मशीन बंद पड़ गई है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कम पड़ गया है, फंड्स कम पड़ गए हैं, स्टॉक कम पड़ गया है, तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। ले ऑफ इज़ अ टेम्परेरी फेस, तो ये एक टेम्परेरी फेस है, परमानेंटली नहीं रहता है, ये कुछ टाइम के लिए ही होता है। इट इज़ नॉट द एंड, ये एंड नहीं, इट इज़ अ सस्पेंडेड पीरियड फॉर फ्यू ड्यूरेशन ऑफ एमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉकआउट। सो lockout, so it is the closing of a place of employment or suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of workers employed by him। तो कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट की क्लोजिंग करना या फिर कोई भी एक जो भी काम है उसको बंद करना, रिफ्यूज़ करना कोई एम्प्लॉयर की तरफ से, ताकि वो जो एम्प्लॉय है, जो जिसके साथ काम कर रहा था, जिसके साथ उसका डिस्प्यूट हुआ है, उसके साथ काम करेगा बंद करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लॉकआउट। रिट्रेचमेंट, इट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कर बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर अदर देन ड्यू टू द डिसिप्लिनरी एक्शन। Okay, strike, it is the refusal of work by a body of workmen for enforcement of the demand against the employer during an industrial dispute। तो अगर कोई आदमी वर्कर अगर सुपरवाइज़र के साथ या मैनेजर के साथ उसका डिस्प्यूट हो जाता है तो वो फिर आगे काम करने को मना करता है और उसे हम कहते हैं स्ट्राइक। वो रिफ्यूज़ करता है कि आगे वो उसके साथ काम नहीं करेगा। सेटलमेंट, तो इट मीन्स अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयज़ इन द कोर्स ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। तो सेटलमेंट मतलब क्या है, एक समझौता है कि हाँ अभी तो डिस्प्यूट तो हो गया है, लेकिन अब क्या है, काम तो उनके वजह से काम तो नहीं रोका जाएगा, सो उनके बीच में समझौता कर दिया काम, और एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट जैसा होता है, जो आगे ये डिस्प्यूट नहीं होगा ऐसा करके, और फिर उनमें जो काम है वो फिर से शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो डिस्प्यूट को सेटल कर दिया गया था उसको हम कहते हैं सेटलमेंट। वर्कमैन, एनी पर्सन including apprentice employment in any industry for hire or award to the manual technical सुपरवाइज़र और क्लर्क। और वर्कमैन उसे कहते हैं जिसको कोई भी आदमी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम लोग काम सौंप दिया है, जिसको एक काम सौंप दिया गया है, उसे कहते हैं वर्कमैन। कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर उसके वो जिसके लिए अपॉइंट किया गया है उसी चीज़ के लिए, जैसे कि हो सकता है वो मैनुअली वर्क कर रहा हो, टेक्निकली वर्क कर रहा हो, सुपरविजरी वर्क कर रहा हो, क्लर्क वर्क, कुछ भी कोई भी रिलेटेड जो उस रिलेटेड काम होगा, जो उसे अपॉइंट किया जाता है, हायर किया जाता है, तो वो उससे कहते हैं हम वर्कमैन। ऑथोरिटीज़ अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, authorities under industrial dispute act, so there are 7 authorities: work committee, conciliation officer, board of conciliation, court of inquiry, labor court, industrial tribunals, national tribunals। सो ये सारी चीज़ें क्या होती है हम डिटेल में समझेंगे आगे। फर्स्ट है हमारा वर्क कमेटी, कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स बोथ। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों ही रहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन आर नॉट लेस देन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो जो वर्कर है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है डैट इज़ नॉट, वो कम नहीं रहेगा एक एम्प्लॉयर के मुताबिक वो कम नहीं रहेगा। द कमिटी प्रोमोट्स गुड्स रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। तो जो कमिटी है वो क्या करती है, इट प्रोमोट्स गुड रिलेशन, किसके बीच में, उनके बीच में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, वर्किंग के बीच में, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर के बीच में। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर, तो कॉन्सिलिएशन कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता। सो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज़ अपॉइंटेड बाय एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो समझौता के लिए एक आदमी वहाँ पे रखा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर इज़ अ की पर्सन टू प्रोमोट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है तो
जो ऑफिसर रहेगा, कॉन्सलेशन ऑफिसर मतलब समझौता जो समझौता का जो एक ऑफिसर रहेगा जो समझौता कराएगा दो लोगों के बीच में जिनमें डिस्प्यूट हुआ है, तो वो एक की पर्सन है, मतलब वो क्या है, उस डिस्प्यूट को ख़त्म करेगा और सेटलमेंट करवाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन। सो जो समझौता के बोर्ड होते हैं, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, चेयरमैन इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट है, जिसको जो डिसीजन लेना है वो ले सकता है, और वो भी खुद की मर्ज़ी से, मतलब मर्ज़ी से इन द सेंस वो सही गलत देख के फिर वो डिसीजन ले सकता है। बोथ पार्टीज़ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो दोनों वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के पास इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट से अपॉइंट किया जाता है। वन और मोर इंडिपेंडेंट पर्सन, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन रहते हैं। रिपोर्ट सबमिशन विद इन 6 मंथ, तो 6 महीने में ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये जो 6 महीने में ये क्या कर देते हैं, रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। लेबर कोर्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ वन मैन लेबर कोर्ट शॉल बी अ जज और ए हाई कोर्ट, तो कोर्ट में अगर देखा जाए तो लेबर कोर्ट किसके कहते हैं, जिसमें उसमें जो कर्मचारी रहेंगे, उसमें जो काम वो कौन रहेगा, जज और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज डेट इज़ एक्सपीरियंस मोर देन 3 years, तो ये जो रहते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहते हैं लेबर कोर्ट के। लेबर कोर्ट वर्क्स इन द फॉलोइंग केसेस, कैसे काम करता है, एप्लीकेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर्स, स्ट्राइक, लॉकआउट, दैन रॉन्गली डिसमिस्ड वर्कर्स, विड्रॉल ऑफ एनी कंसेशन, तो इस तरीके से इन सारे केसेस में लेबर कोर्ट काम करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिब्यूनल्स ये रहता है कि किसी एक जो भी एक मुद्दा है तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही उस मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा, उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। और कोर्ट एक ऐसा होता है कि जिसमें अलग अलग केसेस अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे क्राइम, चोरी चकारी या मर्डर, ये सारे चीज़ें जो या फिर दो पार्टीज़ के बीच में कुछ बिजनेस से के रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, तो इसीलिए हम वो जो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कोर्ट में मिलता है। और ट्रिब्यूनल्स मतलब किसी एक डिपार्टमेंट से, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल का जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरा एक हम कह सकते हैं उससे एक डिपार्टमेंट, तो वो उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल कोर्ट नहीं कह सकते, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर वेजेस, hours of work, holiday and leave with eyes, bonus, provident funds, etc. Qualification of presiding officers of the industrial tribunal is same as the labor court, तो जैसे लेबर कोर्ट में जैसे जज है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज है, तो वो सारे इसमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स में भी रहते हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल्स, इट इज़ फॉर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विच इन्वॉल्व्स National tribunals, it is for the industrial disputes which involve issues of national importance. Presiding officers is an independent person, जो इसके ऑफिसर्स रहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, दे आर लेस देन 65 years, 65 से ऊपर के एज के नहीं रहते हैं, एंड जज ऑफ हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं वो। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो इसके आगे का 2 ही टॉपिक्स बाकी है, फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का पूरा जो हमने सिलेबस है वो कवर कर लिया है, और इसके बाद वाले सेशन में ये जो चैप्टर है मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको जो असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करके दूंगा, वो कंप्लीट करने के लिए दूंगा। सो आपको कंप्लीट करके जो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम में आपको सबमिट करना होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।